नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा और हम यहाँ से कवर करना शुरू कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। जैसा कि आपको पता चल ही रहा होगा, हम इंडियन ज्योग्राफी यहाँ पर बायलैंग्वेज सेक्शन में स्टार्ट करेंगे। हम इस सेक्शन को स्टार्ट करेंगे कैसा? बायलैंग्वेज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों को ही पूरी तरीके से चीज़ें सभी समझ में आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से इंडियन ज्योग्राफी का सेशन शुरू करने वाले हैं और इंडियन ज्योग्राफी के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारा जो सेक्शन होगा वो मेंस के प्रोस्पेक्टिव से ज़्यादातर चलेगा, है ना। मेंस की चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको ये सेक्शन दिखेगा पेपर फर्स्ट का, है ना, पार्ट बी दिखाई देगा। पेपर फर्स्ट का पार्ट बी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पेपर फर्स्ट का पार्ट बी, तो पेपर फर्स्ट हमारा जो है ना, जो जिसमें हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी आता है, तो उसी में आपको ये सेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी को हम इंडिया के इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे और देन धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक हमारे आगे बढ़ते जाएंगे उन्हीं को हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है। एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपको एक चाहिए नोटबुक। बहुत अच्छी नोटबुक रखिएगा, है ना। पूरा सेक्शन उसी में कवर करिएगा। एक पूरा नोटबुक बना लीजिएगा, किसका? ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के नोटबुक में ही पूरी ज्योग्राफी का सेक्शन कवर करिएगा। ऐसे ही आप अदर सब्जेक्ट का भी बनाएंगे, है ना। सेम सभी चीज़ों को ऐसे ही चलने दीजिएगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो क्या हो जाएगा, आप ढूंढते रहेंगे बार बार। ठीक है, या तो बार बार लेक्चर देखेंगे तो उसमें कोई चीज़ें नहीं समझ में आएगी। बहुत सारी चीज़ें डेफिनेशन वाइज और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम एज इट इज़ डायरेक्टली समझने वाले हैं, है ना। चलिए, तो आज का सेशन शुरू करते हैं हमारा इंडिया के इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेरा प्यारा भारत। ठीक है, भारत का नक्शा आपको दिखाई दे रहा है ना। इसमें आपको ब्लैंक मैप लेकर रखना है ना। ब्लैंक मैप आपको ऐसा पॉलिटिकल मिल जाता है और उसके अलावा फिजिकल भी, है ना। पॉलिटिकल और फिजिकल, है ना, भौतिक नक्शा और राजनीतिक नक्शा आपको भारत का लेकर रखना है ना। भौतिक और राजनीतिक नक्शे पर ही ये पूरी बात हो पाएगी। जैसे ये हमारा कैसा हो जाता है, ये हमारा ये भी राजनीतिक है, वो भी राजनीतिक है, लेकिन एक ब्लैंक मैप आता है, उसके ऊपर आप काम करें, है ना। तो सभी चीज़ों को अपने हिसाब से ड्रॉ करें। जितना ड्रॉ करेंगे, जितना लिखेंगे, जितना डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन डालेंगे, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगी चीज़ें। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, अब भारत के भारत बनने की कथा की थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। भारत के भारत बनने की कथा की थोड़ी बातचीत करेंगे तो भारत जो था, है ना, भारत जो था पहले, यदि हम बात करें एकदम एंशियंट टाइम की, तो यहाँ पर बहुत सारी सभ्यताएं यहाँ पर बसी हुई थी। धीरे धीरे सभ्यताओं में परिवर्तन आने लगा, सभ्यताएं बदलती गई और हमारा विदेशों से संपर्क बढ़ता गया। फिर विदेशों से भी व्यक्ति यहाँ पर आने लगे। मिडेवल की बात करें, है ना, मिडेवल की बात करें, विदेशों से लोग यहाँ पर आने लगे और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चलती रही, है ना। तो भारत से लगे हुए कुछ क्षेत्र थे, भारत से लगे हुए कुछ क्षेत्र यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जैसे अफगानिस्तान वाला ये क्षेत्र आपको दिखाई देता है। दूसरा यहाँ से आपको दिखाई देता है पाकिस्तान, इधर की तरफ लगा हुआ दिखाई देता है पाकिस्तान, और ये दिखाई देगा आपको अफगानिस्तान। छोटा सा यहाँ से सीमा हमारे साथ में साझा करता है। सभी चीज़ों को इत्मीनान से, शांति से मैं आपको बताऊंगा, तो इसीलिए चीज़ों को देखते चले, बनाते चले, क्योंकि अब जो मुद्दा चल रहा है, भारत पाकिस्तान का वर्तमान स्थिति में, जो एकदम करंट में रहता ही है, कहीं ना कुछ होता ही रहता है। इसीलिए अब ये मुद्दा बहुत हमारे लिए संगीन हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनना लाजमी हो जाएगा, क्योंकि अभी जो वर्तमान स्थिति, सिंधु नदी जल समझौता 1960 की जो बात चल रही है ना, उसको हमने रद्द कर दिया है। वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसीलिए आपको ज्योग्राफिकल और फिजिकल दोनों टाइप की बाउंड्री याद रखनी पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और भौतिक सीमा दोनों ही प्रकार की चीज़ें पाकिस्तान के साथ में जो है जुड़ी होगी, और आगे जितने एक्शन लिए जाते हैं उन एक्शन को भी आपको करंट के साथ में जोड़कर रखना है, नहीं तो सब चीज़ें खराब हो जाएगी। इसीलिए हमने यहाँ पर पहले इंट्रोडक्शन में यही चीज़ें बता रहे हैं। मेंस में भी ये सीधे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि भारत और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो एक दूसरे से छूती है, उनके बारे में हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, उसको हम देखने वाले। तो ये बहुत पुराने समय पे ये पूरा भारत ही हुआ करता था। उसके अलावा भूटान वाला क्षेत्र भी नेपाल वाला भी, कुछ भूटान का क्षेत्र शामिल था। उसके अलावा यहाँ से म्यांमार भी इसके अंतर्गत शामिल हुआ करता था, बांग्लादेश भी इसमें शामिल हुआ करता था। इधर से म्यांमार हो गया, इधर से बांग्लादेश हो गया, ये भी इसमें शामिल हुआ करता था। जैसे जैसे आगे समय बढ़ता गया सब चीज़ें अलग हो गए। अफगानिस्तान पहले किस नाम से जाना जाता था? गजनी। अफगानिस्तान कैसे जानते थे? गजनी के नाम से जानते थे।
पाकिस्तान को हम किस नाम से जानते थे, ये हमारा लाहौर है ना, लाहौर वाला क्षेत्र हुआ करता था कि लाहौर यहाँ पर मेन था, जैसे दिल्ली रियासत थी हमारे यहाँ, वैसे लाहौर रियासत यहाँ पर प्रिंसली स्टेट यहाँ पर देखने को हमको मिलता था। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर म्यांमार था, जिसको किस नाम से जाना जाता था, बर्मा है ना। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से प्रश्न उठ सकते हैं है ना, मेंस में भी। यहाँ पर आ जाता था नेपाल, और यहाँ पर था भूटान। जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ती गई है ना, इनका विभाजन होता गया। जैसे हम मिडावल की बात करें तो गजनी क्षेत्र मिडावल में ही लगभग अलग हो गया था, मिडावल में ही अलग हो गया था। तो हमारे पास कौन कौन सा हिस्सा बचा, हमारे पास बचा पाकिस्तान वाला ये हिस्सा, ठीक है। नेपाल भूटान भी इसके साथ में लगा हुआ था, बर्मा का हिस्सा था, और इधर की तरफ से बांग्लादेश का हिस्सा था। अब समय आगे बढ़ा, 1947 की बात करें, नहीं उसके पहले भी 1935, आपने पॉलिटी में देखा होगा, 1935 में जो एक्ट आया है ना, भारत शासन अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम के तहत क्या हुआ, इसे अलग कर दिया गया। 1935 में बर्मा को सेपरेट कर दिया गया। ठीक, उसके अलावा हम बात करें तो 1947 में डिवाइडेशन हुआ। डिवाइडेशन में क्या हुआ, यहाँ से एक बाउंड्री बना दी गई, बाउंड्री से एक क्या बना दिया गया, ईस्टर्न पाकिस्तान, और एक बना दिया गया वेस्टर्न पाकिस्तान। ठीक है, एक ईस्टर्न पाकिस्तान और एक वेस्टर्न पाकिस्तान बना दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को बना दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो सीमा रेखा बनाई गई ये थी रेड क्लिफ, ये रेड क्लिफ थी, और ये सीमा रेखा भी क्या थी, रेड क्लिफ है ना। दोनों को ही क्या बोला गया, रेड क्लिफ बना दिया गया, दोनों ही सीमाओं को नाम दिया गया रेड क्लिफ। ठीक है, आगे की हम यदि बात करें तो जैसे जैसे आगे की तरफ बात बढ़ती चलती है तो हमारा यहाँ से देखो 1948 की ही हम बात करें, 1948 की, 1948 में ये जो क्षेत्र था जिसे हम पीओके के नाम से जानते हैं, हम भारत को वर्तमान स्थिति तक लेकर आ रहे हैं है ना। तो हम यहाँ पर बात करें, ये है पीओके है ना। पीओके कब चला गया, 1948 में पाकिस्तान ने उधर से हमला करा। ठीक है, और ये वाला हिस्सा क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, ये रीजन क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। इसीलिए हम इसको बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्या बोलेंगे हम, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हम इसे कहते हैं पीओके। ठीक है, तो ये 48 में ही यहाँ पर हमारा युद्ध चालू हो गया था। वो मानते थे कि यहाँ पर जो इलाका है वो क्या है, यहाँ पर मुस्लिम लोग रहते हैं, यहाँ पर क्या है, मुस्लिम लोग रहते हैं, तो हम इसे ऑक्यूपाई कर ले है ना, ये हमारे ही लोग हैं, इसीलिए ये बात की गई और पीओके यहाँ पर बन गया, ये स्थिति हो गई। अब आगे आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो 64 में हमारा वॉर हो गया, किसके साथ में, चाइना के साथ में, चाइना के साथ में वॉर हो गया। तो और ये अक्साई चीन का क्षेत्र हमारा यहाँ से चले गया, ये जो लद्दाख वाला हिस्सा लगा हुआ है ये लद्दाख में आता है वर्तमान स्थिति में है ना, वर्तमान स्थिति में लद्दाख में देखने को मिलता है। ये है अक्साई चीन, अक्साई चीन। एक जगह सीमा विवाद हो रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों से सीमा विवाद पूछा नहीं जाएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अक्साई चीन वाला क्षेत्र है, ये वाला कब हुआ, 1964, 64 के युद्ध में हमारे साथ में ये हिस्सा हमारे से चला गया, ये हो गया अक्साई चीन चले गया। यहाँ पे एक और बाउंड्री का डिवाइडेशन हो गया। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें खत्म होती गई। पहले सिक्किम भी हमारे इसमें शामिल नहीं था है ना, सिक्किम भी शामिल नहीं था। 1961 के आसपास क्या हुआ, सिक्किम को भी हमने पहले तो यूनियन टेरिटरी बनाया और देन धीरे से हमने उसको क्या बना लिया, हमारा स्टेट ही बना लिया, एक राज्य बना दिया। तो ऐसे धीरे धीरे करते हुए आगे की तरफ चले। 1971 का युद्ध हुआ। युद्ध में हमने पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिम पाकिस्तान से अलग करवा दिया और पश्चिमी पाकिस्तान हटकर क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया, बांग्लादेश का निर्माण यहाँ पर हो गया। ठीक है, 71 के युद्ध में ये सब चीज़ें हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, बीच में बहुत सारी चीज़ें चलती आई। ठीक है, कुछ जैसे यहाँ पर हम आगे की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं बताऊंगा कि गोवा को हमने कब शामिल किया, दमन दीव दादर नागर हवेली, इन सब चीज़ों को हमने कब शामिल किया। फिर उसके बाद ये यहाँ पर आ जाता है हमारा अंडमान निकोबार, इसकी भी कहानी आपने हिस्ट्री में देखी है। फिर यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड्स आ जाते हैं, यहाँ पर पौंडीचेरी पुदुचेरी बोलते। ठीक है, माहे यनम कराईकल, ये सब कब शामिल किए गए और कैसे शामिल किए गए, ये सब आपको आगे बताते चलूँगा। ठीक है, तो यहाँ तक की स्थिति में हम भारत आ गए थे। वर्तमान स्थिति में भारत आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से दो हिस्से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब थोड़े से राज्य याद रख लें, राज्य कौन से कहाँ पर है ना, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं लेकिन फिर भी याद रखना जरूरी है। यहाँ से आप एक हिस्सा अलग कर दो तो ये जम्मू कश्मीर यहाँ से अलग हो जाता है, ये हो जाता है जम्मू कश्मीर।
ये हो जाता है हमारा लद्दाख। दोनों ही वर्तमान स्थिति में यूनियन टेरिटरी है ना, और 2019 में ये बने थे। 2019 में इन्हें यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। पहले स्टेट का दर्जा था, जम्मू कश्मीर राज्य था, और उसके बाद यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। यहाँ पर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, राजस्थान, फिर यहाँ पर आ जाता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, यहाँ पे गोवा है छोटा सा, ठीक है, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। इसके साथ में आंध्र प्रदेश से एक क्षेत्र और निकल चुका है। यहाँ पर है तेलंगाना बीच में, यहाँ पर है तेलंगाना आपको दिखाई देता है, आंध्र प्रदेश यहाँ दिखाई देता है, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया। यहाँ पर आपको लक्षद्वीप आइलैंड्स दिखाई देते हैं, और यहाँ पर दिखाई देगा अंडमान और निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपको यहाँ दिखेगा, जैसे यहाँ पर मैप में यहाँ दिया हुआ है, ये रहा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। उसके बाद हम ये ईस्ट में चले तो यहाँ पर सिक्किम दिखाई देगा, है ना, सिक्किम, वेस्ट बंगाल यहाँ पर लगा हुआ है ही सही, ठीक है। यहाँ पर है असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, है ना, यहाँ पर आ जाता है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। ये सब क्षेत्र क्या हो जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, और इसे ही सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। 7 स्टेट्स है, 7 स्टेट्स को 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं हम, ठीक है। तो ये हमने वर्तमान तक आने की स्थिति हमने देख ली कि कब, कैसे, कहाँ से हम वर्तमान स्थिति तक पहुँचे। चलिए और आगे बात कर लेते हैं, है ना। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि सभी चीज़ें हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपके सामने प्रोवाइड की जाएगी, तो आप दोनों ही नोट्स बना सकते हैं, हिंदी में भी नोट्स बना लो, इंग्लिश में भी नोट्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें आपके सामने दिखाई देगी, ठीक है। इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो क्या है, वो बहुत क्या है, डाइवर्स है। इंडियन ज्योग्राफी क्या है, बहुत डाइवर्स है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पठार भी है ना, प्लेटिव, यहाँ पर प्लेन्स भी मैदान, है ना, यहाँ पर्वत भी है ना, पहाड़ भी है ना, ये माउंटेन है ना, माउंटेन्स भी यहाँ पर है, यहाँ पर हिल्स भी है, माउंटेन्स हो गए, बहुत सारे हिल्स है छोटे छोटे, सभी चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है। उसके अलावा कोस्टल बाउंड्री यहाँ पर तट भी हमको दिखाई देते हैं, है ना, घाट हमको दिखाई देते हैं, घाट, सभी चीज़ें ही दिखाई देती है। तो इसलिए फिजिकल डिवीजन जो इंडिया का है वो बहुत डाइवर्स आपको दिखाई देता है, बहुत एकदम फैला हुआ सा, बहुत अलग अलग चीज़ें। अब दूसरी बात करें तो यहाँ पर हमारी बहुत सारी नेबर कंट्रीज आसपास दिखाई देती है। नेबर कंट्रीज के बारे में हम आगे भी चलकर देखेंगे, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, म्यांमार, चाइना, म्यांमार, श्रीलंका, कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जो हमारे कोस्टल एरिया पर भी हमारे साथ में रहती है, ठीक है, जैसे श्रीलंका हो गया और मालदीव्स हो गया, ठीक है, ये हमारे साथ में कोस्टल एरिया पर है। बाकी म्यांमार हो गई, हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री से लगी हुई है, चीन लगा हुआ है, नेपाल है, भूटान है ना, चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री से लगे हुए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए क्षेत्र हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें बात समझ में आई, है ना। हिंदी वाले भी इसको एज इट इज़ नोट कर सकते हैं सभी चीज़ों को, है ना, पॉज कर ले वीडियो को और आराम से इत्मीनान से इन सब चीज़ों को लिखे, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही दे रखी है। मैं थोड़ा सा हट जाया करूँगा हर बार, है ना, तो उनको लिख ले। तो हमारे राज्य की बात करें तो कितने राज्य हैं हमारे पास, 28 स्टेट्स है ना, कितने स्टेट्स है, 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। बाकी सब यूटी और स्टेट्स हम सबकी गिनती करेंगे, बाद में भी हम इनको देखते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे इंडिया की जो लोकेशन है वो कहाँ है। तो इंडिया आपको दिखाई देगा कि ये पूरा हिस्सा जो है वो एशिया का है, यूरेशिया का है। यदि हम बात करें, यहाँ से एशिया अलग हो जाता है ना, यहाँ से एशिया अलग हो जाता है, ये पूरा एशिया वाला सेक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, उसमें इंडिया यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो कहाँ पर है, एशिया के साउथ में, एशिया के दक्षिण में आपको क्या दिखाई देता है, इंडिया दिखाई देगा। एशिया के दक्षिण में आपको इंडिया दिखाई देगा। उसके अलावा हम बात करें तो अफ्रीका इधर है, अरेबियन कंट्रीज इधर है, अरेबियन कंट्रीज के ईस्ट में, अफ्रीका के ईस्ट में आपको दिखाई देगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया के किधर बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर इंडिया दिखाई देगा। यदि आपसे इंडिया की लोकेशन पूछता है तो आपको ऐसे बता देना है। तो एशिया में हम कहाँ दिखते हैं, साउथ में, है ना। अफ्रीका के हम दिखाई देते हैं ईस्ट में, या फिर अरेबियन कंट्री के ईस्ट में हम लोकेटेड है, ठीक है। यदि कॉन्टिनेंट पूछे मतलब कौन से महाद्वीप पर है हम, तो हम एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। लेकिन हम यदि पुरानी बात करें, जैसे हिमालय के फॉर्मेशन में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया यहाँ पर कनेक्टेड था शुरुआत में। इंडिया कहाँ पर था, इस हिस्से में था, और ये है गोंडवाना, है ना, गोंडवाना भूमि,
ये कौन सा क्षेत्र है? गोंडवाना भूमि है। गोंडवाना भूमि पर यहाँ पर इंडिया लगा हुआ था और यहाँ से खसक कर यहाँ पर गया। तो यदि हम स्टोन स्ट्रक्चर की बात करें, हम बात करें स्टोन स्ट्रक्चर या फिर चट्टानी संरचना की, तो चट्टानी संरचना किस टाइप की है? गोंडवाना। चट्टानी संरचना किस प्रकार की है? गोंडवाना है ना। उसके अलावा ओल्ड रॉक्स भी यहाँ पर मिलते हैं, धारवाड़ है, कुड़प्पा है, सभी टाइप के रॉक्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अभी एट प्रेजेंट ये किसका हिस्सा है? एट प्रेजेंट ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, ये ऐसे याद रखना है ना। रीजन की बात करें तो साउथ एशिया में ये दिखाई देता है, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो ये बात यहाँ पर आती है ना। इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट, या फिर भारत को उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों? सीधे 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इसको थोड़ा एक्सपांड करके भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इंडिया क्यों बोलते हैं, है ना? इंडिया को हम क्या बोल रहे हैं कि हम इसको सब कॉन्टिनेंट बोल रहे हैं। तो क्यों बोल रहे हैं? सबसे पहले यहाँ पर जो उसकी फिजिकल बाउंड्री है वो बहुत अच्छे से डिवाइड होती है पूरे एशिया से, तो हम बोलेंगे फिजिकल बाउंड्री, है ना। भौतिक सीमा विभाजन, है ना, डिवाइडेशन ऑफ फिजिकल बाउंड्री। फिजिकल बाउंड्री का डिवाइडेशन बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए क्या हो जाता है ये एक अलग से। दूसरी बात है ना, पहला तो ये हो गया। दूसरा, ये जो है ये गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, गोंडवाना भूमि का पार्ट है। इट इज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, इट इज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। यहाँ से आया हुआ है, अलग से है। तो फिजिकल बाउंड्री इसको पूरे एशिया से सेपरेट कर देती है ना, सब पूरे एशिया से अलग कर देती है। और गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, इस कारण से भी ये क्या हो जाता है, हमने इसको एक तरीके से अलग रखा है। उसके अलावा जनसंख्या भी एक यहाँ पर फैक्टर है ना। यहाँ की पॉपुलेशन, है ना, यहाँ की पॉपुलेशन भी एक बड़ा फैक्टर है, इसीलिए उसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। सीधे क्वेश्चन यहाँ से बनता है ना। पॉपुलेशन भी एक बड़ा सा फैक्टर है, क्योंकि जनसंख्या यहाँ पर इफेक्ट देती है। क्योंकि वर्ल्ड में हम कहाँ पर है? सेकंड। पॉपुलेशन के मामले में कहाँ पर है? यहाँ पर लिखा होगा, है ना, एरिया, कोस्ट लाइन, बॉर्डर। हाँ, आगे हम इसमें बता देंगे कि हम पॉपुलेशन के मामले में कहाँ पर है, सेकंड पर है। चाइना के बाद लगभग हम पीछे छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो चौथा, यदि हम बात करें यहाँ की डाइवर्सिटी विविधता या विविधता यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है हमको, ठीक है। विविधता अब 2 प्रकार से, फिजिकल डिवीजन या भौतिक प्रदेश। आपको लगता है इंडिया का इंट्रोडक्शन इतना इजी है? नहीं, इतना इजी नहीं है ना। सबसे पहले क्या होगा? भौतिक प्रदेश के हिसाब से इसकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा, है ना, भौतिक प्रदेश तो यहाँ पर बहुत सारे, जैसे माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, प्लेन हो गया। माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर वैलीज, माउंटेन वैलीज हो गई। उसके बाद घाट्स हो गए, कोस्ट लाइन्स हो गई, आइलैंड्स हो गए। तो कितनी डाइवर्सिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा नेचुरल, है ना, नेचुरल डाइवर्सिटी, है ना, प्राकृतिक विविधता भी यहाँ पर आपको बहुत देखने को मिलती है। हिमालय पर आपको अल्पाइंस देखने को मिलते हैं। हिमालयन रीजन में क्या देखने को मिलेंगे? अल्पाइन देखने को मिलेंगे। फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे, थॉर्न फॉरेस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, मतलब झाड़ियाँ भी देखने को मिलेगी। उसके अलावा पर्णपाती भी मिलेंगे, है ना, पर्णपाती जो अपने पत्ते गिरा देते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट भी मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें आपको डाइवर्सिटी नेचुरल भी मिलेगी और फिजिकल डाइवर्सिटी भी आपको देखने को मिलेगी, है ना। कोस्ट लाइन अलग तरीके से एक डाइवर्सिटी, मैंग्रोव भी यहाँ पर मिलते हैं, मैंग्रोव वन यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? उपमहाद्वीप कहा जा सकता है। सीधे सीधे किस में बन सकता है? 7 मार्कर में भी क्वेश्चन बन सकता है। मैं सब क्वेश्चन भी बताता चल रहा हूँ आपको। 7 मार्कर में भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, सीधे सीधे इंडिया के इंट्रोडक्शन पे ही 2 क्वेश्चन बता दिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब एरिया की बात करें तो एरिया में हम कितने नंबर पे? 7th पर है। वर्ल्ड रैंक क्या है हमारी? 7th है। वर्ल्ड में एरिया वाइज हमारी रैंक 7th है। कंट्री के अकॉर्डिंग हमारी रैंक क्या है? 7th है। टोटल बात करें तो कितना है? 2.4% एरिया है। 2.4% एरिया है टोटल वर्ल्ड का। 2.4% एरिया हमारे पास है। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। 32
3287,263 3287,263 वर्ग किलोमीटर एरिया यहाँ पर दिखाई देता है। कोस्ट लाइन की बात करें तो कोस्ट लाइन भी अच्छी खासी लंबी है, 7516.6 किलोमीटर, 7516.6, ये आगे भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, बॉर्डर्स की बात करें तो यहाँ पर मेजरली आपको ये याद रखना है, टोटल हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है ना, बॉर्डर में इंटरनेशनल बाउंड्री कितनी है, 15,200 किलोमीटर। कितनी है, 15,200 किलोमीटर। लगभग प्री के भी फैक्ट यहाँ कवर हो जाएंगे, है ना, प्री के भी बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें यहाँ पर कवर हो रही है। 15,200 किलोमीटर इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री है। ठीक है, और बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करते हैं अपन, है ना, बाउंड्री हमने किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी शेयर करते हैं। कितनी शेयर हो रही है यहाँ पर, 4096.70 4096.70 किलोमीटर हम बाउंड्री शेयर करते हैं किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में। और भूटान के साथ में सबसे कम शेयर करते हैं कितनी, 699 किलोमीटर। ये दोनों फैक्ट याद रखें, दोनों ही फैक्चुअल चीज़ें हैं, दोनों ही फैक्चुअल चीज़ें आपको याद रखनी है। कितनी, 699 किसके साथ में, भूटान के साथ में, और बांग्लादेश के साथ में 4096.70 4096 याद रखें, बाकी ठीक है। ठीक है, तो सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबी और सबसे स्मॉल, दोनों ही यहाँ पर बता दी। आगे हम जाकर और बाउंड्रीज के नाम के हिसाब से भी देख लेंगे। हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो कंचनजंगा है ना, हमारा हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, कंचनजंगा है। ठीक है, जिस जो हाइट कितनी है उसकी 8586 ऐसे याद रख सकते हैं। देखो 8 यहाँ भी 8 यहाँ भी है, 5 और 6 बस ऐसे तो लिखना, 8 5 फिर क्या आएगा, फिर से 8 आएगा और फिर 6 आएगा, 8586 मीटर। ठीक है, 8586 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो लॉन्गेस्ट रिवर है हमारी गंगा। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी होती है, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर गंगा की सबसे लंबी नदी की लंबाई हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई आप सभी को, है ना, तो ये हमारा पोर्शन हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे चीज़ों के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी जो चीज़ें समझाऊंगा वो बताते भी चलूँगा। चलो अब देखो, अब हम देखने वाले हैं क्या, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर हम यहाँ पर देखने वाले हैं, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। देखो यहाँ पर, है ना, पहले थोड़ी सी चीज़ों को समझ लो, है ना, थोड़ी सी चीज़ों को यहाँ पर हम समझ लेते हैं, मार्कर हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये अर्थ है हमारी, ये पूरी अर्थ है। ठीक है, अब अर्थ पर, ये यदि हमारी अर्थ है तो हम अर्थ पर एक लाइन खींचते हैं जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री ग्रीनविच। 0 डिग्री ग्रीनविच कहते हैं। अब 0 डिग्री ग्रीनविच के ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का हिस्सा कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब यहाँ से हमारी लाइन जो सॉरी ये इक्वेटर है, ग्रीनविच नहीं इक्वेटर, सॉरी ये इक्वेटर है, और यहाँ से जो लाइन जाती है वो क्या है, ग्रीनविच, 0 डिग्री ग्रीनविच, है ना, 0 डिग्री ग्रीनविच है। इसके राइट का हिस्सा ईस्ट होता है और इसके लेफ्ट का हिस्सा वेस्ट होता है, मतलब उधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, ऊपर की तरफ उत्तर है, नीचे है दक्षिण। और भारत कहाँ पर लोकेटेड है, भारत यहाँ पर है। भारत की लोकेशन कहाँ पर दिखाई देगी आपको, यहाँ पर इस वाले सेक्शन में भारत आपको दिखाई देगा। और भारत किस हेमिस्फीयर में आ जाता है, आपने मैथ्स में पढ़ा है क्वाड्रेंट्स, हेमिस्फीयर। ठीक है, तो उसमें भारत पूरी तरीके से नॉर्थ में है और पूरी तरीके से ईस्ट में। देखो इक्वेटर से ऊपर है और ग्रीनविच से राइट में, इक्वेटर से ऊपर ग्रीनविच से राइट में। इट मीन्स इंडिया किस हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। इंडिया किस हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। इसलिए उसके लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी किस में आएंगे, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो दोनों है वो भी किस में आएंगे, वो भी हमारे नॉर्थ और ईस्ट में ही कैलकुलेट होंगे। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक की बात। चलिए, है ना, बाकी सब चीज़ें भी आपके सामने लिखी हुई है, हिंदी में भी मैं आपको बता दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, जैसा आपको ठीक लगे। चलें आगे। अब देखो, तो देखिए इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे शुरू होगा 0, इसके नीचे क्या आएगी, इक्वेटर। ये जो हमारा इंडिया दिख रहा है, इंडिया के नीचे इक्वेटर है, तो यहाँ से शुरू होती है 8 डिग्री 4 मिनट। कितना हो जाता है यहाँ से, 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट कौन सा होगा, नॉर्थ होगा, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैं। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट, है ना, ईस्ट से लेके हम शुरू होते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट से शुरू होते हैं। और लगभग जो इंडिया की जो लेंथ है, इंडिया की जो लेंथ है जिसको हम बोलते हैं लंबाई, वो कितनी है,
लगभग 30 डिग्री में फैली हुई है। तो इसको एकदम रट्टा नहीं लगाना है, रट्टा लगा के नहीं रखना है कि 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ से वहाँ तक, नहीं। 8 डिग्री 4 मिनट याद रखो, है ना, कहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट याद रखो, इसमें 30 ऐड करो, है ना, 30 ऐड करो तो कहाँ तक पहुँच गए, 8 डिग्री 4 मिनट में आपने 30 ऐड करा तो लगभग 38 तक पहुँच गए। उसमें से एक कम कर दो, उसमें से एक कम करा तो कितने तक पहुँच गए, 37 तक पहुँच गए। तो यहाँ पर हम बोलेंगे 37 डिग्री 6 मिनट, है ना। 30 ऐड करो और एक माइनस कर दो, तो देखो 8 डिग्री 4 मिनट, 30 ऐड करा तो 38 तक पहुँचे, एक माइनस करा तो कहाँ तक पहुँच गए हम, 37 डिग्री 6 मिनट पर हम पहुँच गए। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें तो कैसा है, 6, 7, 8 डिग्री और मिनट, सिंपल था। हमने बोला कि 6, फिर पीछे लिखा 7 और बीच में लिखा 8, तो कितना हुआ 68 डिग्री 7 मिनट, है ना। याद करने का एक सिंपल सा तरीका है और कुछ भी नहीं है ना। हमने लिखा 6, 7 और 8, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट में भी 30 ऐड कर दो, सिंपल सा तरीका है। इसमें 30 ऐड करा तो कितना हुआ था, 38 हो गया था, ठीक है, और 38 में से एक माइनस करा 37 हो गया। इसमें भी 30 ऐड कर दो वापस, है ना। तो 68 में हम जोड़ दें कितना, 30, तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। 98 में से फिर एक कम कर दो, 30 ऐड करके एक कम करा, इसमें भी 30 ऐड करके एक कम करा तो कितना हुआ, 97, कितने तक पहुंच गए हम, 97 डिग्री 25 मिनट, है ना। ये भी ईस्ट है, ये भी ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है, समझ में आया। ठीक है, तो इंडिया का लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या हुआ, लेटीट्यूड की बात करें या फिर अक्षांश की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है, लॉन्गिट्यूड की बात करें, है ना, या फिर देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, दोनों ही ईस्ट ईस्ट डाटा है ना। अब यदि हम अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें, ये आपको क्लियर हुआ। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा देखो ये हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा, यहाँ से शुरू होगी हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है, यहाँ से हमारी ये अंतरराष्ट्रीय सीमा चालू हो रही है, ये पूरी, इसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। जो अंतरराष्ट्रीय मतलब या फिर हमारे पड़ोसी देशों के साथ लगती है वो सीमा क्या कहलाती है, हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती है। आई होप पूरा हाईलाइटेड है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा। एक सीमा और होती है जिसे भौगोलिक सीमा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा के बाद एक भौगोलिक सीमा और होती है, उसे भौगोलिक सीमा कहते हैं। भौगोलिक सीमा मतलब जो, है ना, भौगोलिक सीमा किसके साथ में होती है, जो नदी होती है, पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, है ना, या फिर मरुस्थल होंगे, ये विभाजित करते हैं दो देशों को। जैसे भारत और चीन के मध्य हिमालय एक प्राकृतिक सीमा है या फिर भौगोलिक सीमा है। कैसी सीमा है, एक प्राकृतिक या फिर उसकी एक भौगोलिक सीमा है, हिमालय बीच में। ठीक है, इधर से चीन अलग हो जाता है, इधर से क्या अलग हो जाता है, भारत अलग हो जाता है। इधर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय से म्यांमार और भारत अलग हो जाता है। ठीक है, इधर की तरफ से हम यदि बात करें तो यहाँ पर पाक स्ट्रेट है, पाक जल संधि है। पाक जल संधि से कौन अलग हो जाता है, श्रीलंका और भारत अलग हो जाते हैं। ठीक है, इधर की बात करें तो एक मरुस्थल है, यहाँ पर मरुस्थल भी सीमा बना देता है किस किस के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। यहाँ पर भी इस इलाके में भी सीमा बनाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में झेलम नदी, है ना। उसके अलावा कई घाटियाँ हैं, घाटियाँ भी सीमा रेखा बनाती है। ऐसे ही सभी चीज़ें विभाजित कर देती है, तो इसे क्या बोलते हैं, भौतिक सीमा कहते हैं। और जहाँ तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है उसे हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। सिंपल, है ना। अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या होती है, जहाँ तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है वहाँ तक हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, तो ये हो गई हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब जो अंतरराष्ट्रीय सीमा की हमने बात करी तो वो अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारी कितनी है, देखिए ये अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारी कितनी है, ये है ना 15200 किलोमीटर बताया था मैंने। 15200 किलोमीटर हमारी क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो किसी देश से लग रही है, जो किसी देश से लग रही है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, कहाँ से, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक जो सीमा है वो कितनी है, 15200 किलोमीटर। ठीक है, दूसरी बात करें हमारी समुद्री सीमा, हमारी समुद्री सीमा, तो हमारी समुद्री सीमा यहाँ बना देते हैं, यहाँ बना लेते हैं हम। ये हो गई यहाँ से
नीले रंग में हम बना लेते हैं। ये हो गई हमारी समुद्री सीमा, ये मुख्य भूमि की समुद्री सीमा, ये हमारी मुख्य भूमि है ना, ये हमारी मुख्य भूमि है, उसकी समुद्री सीमा। उसके अलावा कुछ द्वीप भी दिखाई देते हैं आपको, यहाँ पर दिखाई देते हैं कुछ छोटे मोटे, यहाँ भी कुछ द्वीप दिखाई देते हैं। फिर यहाँ दिखाई देता है आपको अंडमान निकोबार, यहाँ अंडमान निकोबार दिखाई देता है। तो हम द्वीपीय सीमा के बारे में बात करें कि द्वीपों की सीमा कौन सी है ना, हमारे द्वीपों की सीमा कौन सी है, तो हम बोलते द्वीपों की क्या, हमारी समुद्री सीमा, समुद्री सीमा, कोस्टल बाउंड्री। तो कोस्टल बाउंड्री कितनी है हमारी, ये रही 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर हमारी समुद्री सीमा है। ये हमारी है अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री। ये हो गई समुद्री सीमा, ये कोस्टल बाउंड्री हमारी, अरे ये कौन सी है, कोस्टल बाउंड्री हमारी, कोस्टल एरिया पर ये बाउंड्री हमारी लोकेटेड है। उसके अलावा द्वीपों की सीमा सबको अलग अलग करके बता दिया मैंने, है ना, द्वीपों की सीमा है ना, बाउंड्रीज ऑफ आइलैंड है ना, बाउंड्री ऑफ आइलैंड्स, बाउंड्री ऑफ आइलैंड्स, ये हो गई अंडमान निकोबार की। फिर उसके बाद छोटे छोटे लक्षद्वीप समूह यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ पर दिया हुआ है आलिया बेट है, खादिया बेट है, दीव है यहाँ पर, दमन द्वीप जो हो गया यहाँ पर। उसके अलावा एलिफेंटा द्वीप हो गया, न्यू मंगलोर द्वीप हो गया यहाँ पर। उसके अलावा व्हीलर द्वीप हो गया, ठीक है, न्यू मूरे हो गया। तो छोटे छोटे द्वीप मिलाकर सबकी सीमा कितनी होती है, इतनी होती है 1416.6, 1416.6, ठीक है। अब आपसे पूछे सरकमफेरेंस कितनी होती है पूरी टोटल इंडिया की, इंडिया की टोटल सरकमफेरेंस कितनी है, तो सबको जोड़ लो, है ना। तो हम बोलते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, है ना, अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है हमारे पास, 15,200 किलोमीटर। उसके बाद बोलते हैं हमारे पास समुद्री सीमा है कितनी, 6100 किलोमीटर। हम बोलते हैं उसके बाद हमारे पास कौन सी सीमा है, द्वीपों की सीमा है 1416.6, ये हो गया। तो इधर से आ गया 0.661, फिर 4 5 6 और 1 7, और इधर टोटल हो जाएगा 22, ठीक है। तो 22,716.6, 22,716.6 ये हमारी कुल सीमा है। इसको हम बोलेंगे कितनी, कुल सीमा। कुल सीमा पूछे आपसे तो ये आप लिख सकते हैं 22,716.6, ये हमारी कुल सीमा है। सबको अलग अलग याद रखें तो बहुत अच्छा है, जितना अलग याद रखेंगे उतना अच्छा, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पूछे तो कितनी, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। फिर उससे आपसे पूछेगी हमारी समुद्री सीमा कितनी है, तो सिर्फ समुद्री सीमा पूछे मुख्य भूमि की, तो आपसे आप ये और ये, है ना, ये और ये दोनों जोड़ देंगे तो समुद्री सीमा आ जाएगी, ठीक है। तो 6100 प्लस 1416.6, तो ये हमारी कौन सी सीमा हो गई, ये हो गई हमारी समुद्री सीमा। यदि आपसे पूछे द्वीपों की सीमा तो आप बता दो 1416.6, ये हमारी क्या है, ये हमारे द्वीपों की सीमा है ना। तो वैसे ही आपको सभी चीज़ें याद रह जाएगी, अलग अलग याद रखें तो जल्दी याद रह जाएगी, इनको जोड़ देंगे तो हमारी कुल सीमा निकल के आ जाएगी। बाकी सब चीज़ें यहाँ पर एज इट इज़ लिखी हुई है ना, कि हमारी ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये रही, ये हमारी समुद्री सीमा कुल हो गई, ये हमारे अक्षांश देशांतर हमने पूरी बात कर ली है कि कौन कौन से अक्षांश देशांतर है, कितना परसेंटेज है ना, कितना परसेंट एरिया वहाँ पर हमको मिला हुआ है, ठीक है। ये सब चीज़ें देखिए, है ना, हिंदी में भी वही सब चीज़ें लिखी हुई है ना। सभी को आराम से, इत्मीनान से, शांति से, है ना, लिखें, पढ़ें, समझें, है ना, और नोट्स बनाएं। मेन चीज़ है नोट्स बनाना, नोट्स जितने अच्छे से बनाएंगे उतने अच्छे से चीज़ें चलेगी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक। अब देखो, भारत के बीच से एक रेखा गुजरती है, भारत के बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा गुजरती है यहाँ से 8 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य है, गुजरात, उसके अलावा राजस्थान, यहाँ से छोटा सा एक बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है, उसी से होकर जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं मध्य प्रदेश, नेक्स्ट छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से, फिर उसके बाद कहाँ से जाती है, झारखंड से, फिर जाएगी पश्चिम बंगाल से, और फिर यहाँ पर त्रिपुरा और यहाँ पर मिजोरम, ठीक है। त्रिपुरा और मिजोरम सीक्वेंस में ही याद रखना है आपको, और ऐसे डायरेक्टली भी आप याद रख सकते हैं जैसे भी आपको ठीक लगे। गुजरात हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके अलावा हमारे पास 2 आ जाते हैं और त्रिपुरा और मिजोरम।
यदि आपको ट्रिक चाहिए तो ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद रख सकते हैं, मित्र पर गमछा मित्र पर गमछा झार, गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, आपके पास और कोई ट्रिक हो तो वो भी आप हमको बता सकते हैं कि ये भी ट्रिक है, ऐसे भी याद किया जा सकता है। ठीक है, और ये देखो, ये यदि हम बात करें और दूसरी चीज़ों की, हाँ, तो यहाँ पर एक लाइन और जा रही है, एक इंपॉर्टेंट लाइन और जा रही है यहाँ पर, इसको हटा देते हैं हम यहाँ से, है ना। एक इंपॉर्टेंट लाइन और जा रही है जिसको बोलते हैं 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री लाइन। कौन सी है ये? ईस्ट। ये इंडिया के बीच में से गुजरने वाली रेखा है, इंडिया के बीच में से ये लाइन गुजरती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? मध्याह्न रेखा, है ना, मध्याह्न, प्रधान मध्याह्न रेखा, या फिर मीन टाइम लाइन। क्या बोलेंगे हम? मीन टाइम लाइन, हम इसको बोलेंगे टाइम लाइन। इंडिया की टाइम लाइन कहाँ से जाती है? इंडिया का टाइम कहाँ से कैलकुलेट होता है? 82.5 से। ये कहाँ से कैलकुलेट हो रहा है? मिर्जापुर, मिर्जापुर, है ना, मिर्जापुर यूपी, यूपी के मिर्जापुर से, या फिर इलाहाबाद, इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद का नैनी बोल दो, या फिर मिर्जापुर यूपी से ये लाइन जा रही होती है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपको याद रखना है। कभी कभी ऐसा भी बता दिया जाता है ना, कि कभी कभी नैनी आ जाता है ऑप्शन में, कभी कभी मिर्जापुर आ जाता है, तो दोनों याद रखें। अब कितने राज्यों से होकर जाती है ये देखो, ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन जा रही है यहाँ से गुजरती हुई ऐसी, ये लाइन जा रही है। तो ये कहाँ से जा रही है? सबसे पहले यूपी, ठीक है, उसके अलावा यहाँ से छूती हुई जाती है एमपी, फिर यहाँ से छत्तीसगढ़ के बीच में से यहाँ से, और फिर यहाँ से छोटा सा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो लाइन कहाँ कहाँ से जा रही है ना। यदि हम बात करें यूपी, फिर आ जाती है एमपी, ठीक है, यूपी, एमपी, सीजी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, है ना। यूपी, एमपी, सीजी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो ये 5 राज्यों से जाने वाली ये रेखा है। इन 5 राज्यों से ये हमारी मीन टाइम लाइन जाती है, और मीन टाइम लाइन हमारे ग्रीनविच टाइम से कितनी आगे है? 5.5 घंटे आगे है ना, 5 घंटे 30 मिनट ये लाइन हमारी कैसे? प्राइम मेरिडियन से, है ना, प्रधान मध्याह्न रेखा, ये हमारी मध्याह्न रेखा है। लेकिन ये कौन सी है? ये प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच, ग्रीनविच रेखा, जिसको हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री, है ना। ग्रीनविच 0 डिग्री से कितने आगे हैं हम? 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं ग्रीनविच। ये रही हमारी ग्रीनविच, है ना, प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से गुजरती है ये भी बता दिया, मिजोरम, त्रिपुरा, है ना, और बाकी चीज़ें, ठीक है ना। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई सभी? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। ये हमारा कहाँ तक हो गया? ये हमारी लाइंस हमारी पास हो रही है ना। बाकी सभी चीज़ें एज इट इज़ यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर देखो, हमारी क्षेत्रीय तटीय सीमा जो है 12 समुद्री मील तक है। मतलब इंडिया का ये जो कोस्ट लाइन है, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर तक हम कुछ भी खनन कर सकते हैं। भारत की सीमा से 12 किलोमीटर दूर तक हम कुछ भी खनन कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। वो हमारा होगा। वो किसका होगा? इंडिया का ही होगा। इंडिया उसको किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकता है। जैसे बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई से हम क्या करते हैं? हम निकालते हैं गैस। बॉम्बे हाई से हम क्या प्राप्त करते हैं? वहाँ से गैस प्राप्त करते हैं। नेचुरल गैस ज़्यादातर होती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी वहाँ से निकलते हैं। उन सब चीज़ों को हम वहाँ से प्राप्त करते हैं, और ये हमारा क्या हो जाता है? मेन रीजन हो जाता है। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें पूरी एज इट इज़ वैसी लिखी हुई है, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए ही एज इट इज़ सेम मैंने आपके लिए डाटा रख रखा है ना। अब आगे आ जाते हैं। अब स्टेट्स की बात कर लेते हैं। तो हमारे स्टेट्स कितने हैं, है ना, हमारे पास स्टेट्स कितने हैं? तो पहले 29 स्टेट्स थे, है ना। जम्मू कश्मीर को 29 स्टेट्स थे। 2019 में हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 क्या बना दिए? यूटीज़ बना दिए।
2 यूटी बना दिए, ठीक है। तो हमारे पास स्टेट्स कितने रह गए, है ना, हमारे पास स्टेट्स कितने रह गए, 28 स्टेट्स हो गए, ठीक है, 28 स्टेट्स हो गए। पहले हमारे पास यूटीज कितनी थी, 8 यूटी, है ना, हमारे पास यूटी कितने थे, 8 थे, मतलब संघ राज्य क्षेत्र कितने थे हमारे पास, 8 थे। तो वही आया समय 2019, तो 2019 में हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी और बना दिए, तो हमारे पास कितने हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे पास कितने हो गए, तो 2 और जुड़ जाएंगे इसके अंदर, 2 और इसके अंदर जुड़ जाएंगे, तो हम लगभग बोलते हैं कि हमारे पास 10 हो गए। लेकिन हम क्या करते हैं, है ना, हम क्या करते हैं, 7 यूटीज थे हमारे पास शुरुआत में, है ना, 7 यूटीज थे, सॉरी 8 तो अभी है, हमारे पास 7 यूटीज थे, है ना। उस समय हमारे पास कितने यूटीज थे, 7 यूटी, 7 संघ राज्य क्षेत्र थे, हमने 2 और बना दिए, तो कितने हो गए, 9 हो गए, हमारे पास कितने हो गए, 9 हो गए। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनने के साथ में ही दादर नागर हवेली और दमन दीव, ये यहाँ पर पड़ती है दादर नागर हवेली, ठीक है, जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र वाले हिस्से में आती है, और दमन दीव, ये 4 थे, तो दमन दीव अलग था, दादर नागर हवेली अलग था, इनको बना दिया एक। अब क्या बन गए वो, दादर नागर हवेली दमन दीव, ये सब एक ही बना दिया, दोनों को जोड़कर एक कर दिया। तो अल्टीमेटली पहले हमारे पास 9 हो रहे थे, तो दादर नागर हवेली दमन दीव को जोड़ दिया, तो हमारे पास कितने हो गए, 8 हो गए वापिस, समझ में आया, ठीक है। 29 स्टेट से जम्मू कश्मीर को हटा दिया तो 28 स्टेट्स हो गए, ठीक है। 7 यूटीज थी, फिर उसमें 2019 में 2 यूटी और बनी, तो 9 हुई पहले, फिर 9 के बाद दादर नागर हवेली दमन दीव को जोड़ दिया गया साथ में, और जोड़ने के बाद वो कितनी हो गई, 8 हो गई, जोड़ने के बाद कितनी हो गई, तो 8 यूटीज हमारे पास है, और 28 स्टेट्स हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पर उसके अलावा जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो हम किसके से शेयर करते हैं, बाकी सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, और भी चीज़ें हम इंटरनेशनल बाउंड्री वाले सेक्शन में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। हमारी नेबर कंट्रीज कौन कौन सी है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से देखो मेरा काम बहुत सारा समझाने का है, मेरा काम ये नहीं है कि यहाँ से ये डाटा मैं आपको पढ़ पढ़ के बताऊँ, मेरा काम ये नहीं है कि मैं डाटा आपको ऐसा पढ़ पढ़ के एक एक लाइन 2-2 लाइन ऐसे ऐसे समझाते चलूँ, नहीं, समझाना काम डाटा नहीं है, है ना, मेरा काम है मैप पर समझाना, मेरा दिमाग में आपके उतारना चीज़ें, जब चीज़ें दिमाग में उतर जाएगी तो ये डाटा की ये इतने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। चलिए अब हम नेबर कंट्रीज़ की तरफ चलते हैं। हमारी नेबर कंट्रीज़ कौन कौन सी है और उनकी कंट्रीज़ की इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के नाम क्या क्या है ना। देखो यहाँ पर एक बाउंड्री दिखाई दे रही है, एक बाउंड्री दिखाई दे रही है, यहाँ से ये जाती हुई यहाँ तक, है ना, रेड में बना दिया है। अल्टीमेटली वो कौन सी लाइन है, रेड क्लिफ है। उसके अलावा रेड क्लिफ एक जगह और आपको मिलेगी, यहाँ पर बांग्लादेश के साथ में भी जो बाउंड्री शेयर हो रही है वो कौन सी है, रेड क्लिफ, नाम बताऊंगा मैं आपको अभी, बांग्लादेश के साथ में शेयर हो रही है ये भी रेड क्लिफ ही है। उसके अलावा हमारी यहाँ से चीन के साथ में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा चली आ रही है, ये वाली, यहाँ से चीन के साथ में ब्लू वाली बना रहा हूँ मैं, तो ये चीन के साथ में यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये पूरी ब्लू वाली चीन के साथ में लगी हुई सीमा है, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पर 2 ग्रीन ले लेते हैं, तो ग्रीन वाली किसके साथ में हो गई, हमारी नेपाल, और एक भूटान के साथ में हो गई, ठीक है, नेपाल और भूटान। रुको जरा, नेपाल भूटान यहाँ पर, ये नेपाल हो गई, ये नेपाल के साथ लगती हुई, और ये भूटान के साथ में लगती हुई हमारी सीमा, ठीक है, समझ में आई, ठीक। उसके अलावा हम किस में ले लेते हैं, हम पिंक में ले लेते हैं, इधर की तरफ, पिंक में नहीं लेते, ब्लैक ले लेते हैं। चलो म्यांमार के साथ में हमारी ये ब्लैक वाली लाइन कनेक्ट हो रही है, ये ब्लैक वाली हमारी म्यांमार के साथ में हो गई, ठीक है। अब हम फाइनल बना देते हैं एक लाइन और, जो हम येलो में ले लेते हैं, है ना, और जो हमारी क्या है, कोस्टल बाउंड्री है, ये कोस्टल, ये हमारी तटीय रेखा है, ये कोस्टल बाउंड्री हो गई, ठीक है। अब इनको नाम दे देते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी, है ना। देखिए सबसे पहले ये जो रेखा है इसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ, इस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। जो यहाँ पर भी रेड क्लिफ है, बांग्लादेश के साथ भी रेड क्लिफ है, क्योंकि विभाजन ऐसे ही हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों का नाम रेड क्लिफ ही रखा गया था, ठीक है। लेकिन ये आगे जाकर 1971 के बाद इंडो बांग्ला हो गई, इंडो बांग्ला,
लेकिन फिर भी हम इंडो बांग्ला भी बोल सकते हैं, रेड क्लिफ भी बोल सकते हैं, दोनों ही नाम सही है, दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है। ऐसा मत समझना कि एक गलत हो गया कोई सा। ठीक है, तो ये लाइन कौन सी हो गई, रेड क्लिफ हो गई, है ना। उसके अलावा एक लाइन हमारी छोटी सी छूट गई, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही, यहाँ पर ये वाला पैच एक छोटा सा छूटा हुआ, ये वाला हमारा बांग्लादेश के साथ में, बांग्लादेश नहीं हमारा अफगानिस्तान के साथ में। अब अफगानिस्तान के साथ में लगी हुई ये छोटी सी बाउंड्री, जो पहले जब पाकिस्तान और भारत अलग नहीं हुए थे तब अफगानिस्तान से लगी हुई ये बाउंड्री थी, बहुत पहले ही अलग हो चुकी थी। इस बाउंड्री को बोला जाता था ड्यूरेंट, है ना। कौन सी रेखा बोला जाता था, ड्यूरेंट रेखा। ठीक है, तो हम इस रेखा को क्या बोलेंगे, अफगानिस्तान के साथ में ड्यूरेंट रेखा। ठीक है, अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, क्योंकि हमारा पीओके उससे कट चुका है, पीओके से वो हिस्सा कट गया है। अब यहाँ पर एक रेखा की बात करें तो ये वाली जो है, यहाँ से पीओके के साथ में जो हमारी बाउंड्री है उसको क्या कहते हैं, पीओके के साथ में हमारी जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। पीओके के साथ में जो बाउंड्री है उसे लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं, LOC। उसके अलावा जो हमारी यहाँ से जो बाउंड्री चाइना के साथ में जा चुकी है, ये बाउंड्री जो चाइना के साथ में जा चुकी है, इसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना। लाइन ऑफ कंट्रोल इसलिए बोलते हैं कि पाकिस्तान और अंदर ना घुसे, पाकिस्तान और अंदर ना घुसे, तो हमने कंट्रोल कर लिया है ना। तो लाइन ऑफ कंट्रोल, तो यही वो इलाका है, यही वो आसपास के इलाके हैं पहलगाम वाले, जहाँ पर वर्तमान में अभी हाल ही में आतंकवादी हमला हुआ, जहाँ पर हमें बहुत खेद है ना, इसी चीज़ों पर कि हम मतलब वो क्षेत्र के लोग इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं और वो इनकी मदद करते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि आगे जाकर यदि खतरनाक एक्शन लिए गए भारत सरकार की तरफ से तो आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती है, इसीलिए ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। यहीं पर पहलगाम है और पहलगाम से थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यहाँ पर हमारे बाबा बर्फानी बैठे हुए हैं, है ना। बर्फ से बनने वाली शिवलिंग की मूर्ति है, उस यात्रा को भी रोकने से हमने मना कर दिया कि हम वो यात्रा नहीं रोकेंगे, हम तो हमारी तो यात्रा चलेगी और ज़्यादा सटीकता से चलेगी, है ना। तो हम उस यात्रा को अभी भी चलाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। इधर क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो किसके साथ में है, चीन के साथ में है। LOC किसके साथ में है, पाकिस्तान, और ये किसके साथ में है, चाइना के साथ में है। ठीक है, यहाँ पर हम यदि बात करें तो ये जो रेखा है नीली, जो चीन के साथ में हमारी बनती है, चीन के साथ में बनती है मैकमोहन। ये रेखा के बारे में पहले भी MPPSC पूछ चुका है ना, MPPSC इस रेखा के बारे में पूछ चुका है, बाउंड्रीज से वो प्री में क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, उसके बाद नेपाल के साथ में जो बन रही है वो सिंपल सी है, इंडो नेपाल सीमा। भूटान के साथ में जो बन रही है वो भी सिंपल है, इंडो भूटान सीमा बन रही है। ठीक है, म्यांमार के साथ में भी सिंपल है, इंडो म्यांमार। बांग्लादेश के सामने बता ही दी। और यहाँ से हमारी समुद्री सीमा एक अलग होती है, यहाँ से पाक जल संधि, है ना, पाक स्टेट, है ना। यहाँ पर क्या है, पाक जल संधि या पाक स्टेट है, उसके साथ में श्रीलंका और भारत क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हमारी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं वाली। बांग्लादेश से हमारी सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी लगती है, भूटान के साथ में हमारी सबसे कम लगती है, 699 की हमने यहाँ पर बात कर ली थी पहले ही, और हमारी सबसे ज़्यादा लगती है किसके साथ में, हमारे यहाँ पर। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर ये हिस्सा भी तो बहुत छोटा सा है, इतनी सी बाउंड्री लग रही है, लेकिन ये हिस्सा किसके साथ में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का यदि बात की जाए तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अभी यहाँ खींची हुई है, तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा छू नहीं रही है ना। यदि हम आगे जाकर पीओके ऑक्यूपाई कर लेते हैं, है ना, इंडिया वापस पीओके को ऑक्यूपाई कर लेता है, अपना अधिकार उसके ऊपर कर लेता है, तो अफगानिस्तान वहाँ पर हमारी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाएगी। मतलब हमारा चेंज हो जाएगा यहाँ पे डाटा, है ना, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाएगी। लगभग 108 से लेकर 106 से 108 किलोमीटर है ये, है ना। इसकी लंबाई बात करें 106 से 108 किलोमीटर लंबाई दिखाई देती है, कहीं पे 96 भी लिखा हुआ है, कहीं पे 106 108 भी लिखा हुआ है। तो ये छोटी सी सीमा है अफगानिस्तान से लगती हुई, यदि हम पीओके को ऑक्यूपाई करते हैं तब। ठीक है,
अब देखो जल संधि यहाँ से अलग हो रही है, और उसके अलावा छोटी बड़ी भी मैंने आपको बता दी, और ये बाकी सब चीज़ें हमारी हो गई, है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। ये भी सभी चीज़ें इसी के अंदर एज इट इज़ दी हुई है ना, ठीक है। तो आज के लिए पहले सेक्शन में इतनी चीज़ें बहुत है ना, आज के लिए और पहले सेक्शन के हिसाब से इतनी चीज़ें बहुत लगती है मुझे, है ना, जिनको हमें समझना ज़रूरी था, जिन्हें हमने समझा, है ना। तो ये पहला सेक्शन हमारा था। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर बची हुई है, देखिए, है ना। मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ, है ना। ईस्टर्न वेस्टर्न पॉइंट, फिर हमारे सेंट्रल जोन्स देखने वाले हैं हम, एनसीआर क्षेत्र देखने वाले देश पड़ोसी देखने वाले हैं हम, ठीक है, पड़ोसी देशों की सीमा जो साझा हो रही है। फिर उसके बाद चैनल्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, कौन कौन से राज्य कब कब बने, उनके बारे में भी हम बहुत सारी बात करने वाले हैं। तो ये सेक्शन हमारा यहीं तक रहता है ना। अगले सेशन में मिलेंगे इंडिया के इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 में, हम और भी चीज़ें समझेंगे। उसके बाद फिजिकल डिवीजन वाला सेक्शन हमारा आ जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए स्पेक्ट्रम के साथ में, और यहाँ पर हम पूरा मेंस का कोर्स लेकर आए हैं, पूरा मेंस का कोर्स कवर करने वाले, बायलैंग्वेज कवर करने वाले हैं। शांति रखिएगा, बायलैंग्वेज कवर करेंगे, सभी चीज़ों को इत्मीनान से समझिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों को ही समझ में आएगा, ठीक है। मेरा नाम अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।